तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छा की तैयारी चल रही है। तो हम इंडियन सोसाइटी देख रहे थे, आपका GS 1 का। ठीक है, सेकंड लास्ट आपका ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है GS 1 का। फिर आपका सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री बच रहा है। दिन की क्लास हम कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा सेगमेंट आपका रह गया था। एक तो हम जो आपका जनांकी वाला हम कर रहे थे। ठीक है, उसमें आपका ये माइग्रेशन वाला बच गया था आपका। ठीक है, प्रवचन वाला बच गया था। और फिर आज आपके नीचे दो टॉपिक आपके और हैं। एक तो है कि वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है भारतीय समाज पे, और उसके बाद एक और है। बस फिर आपका ये वाला जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट बेसिकली आपका ये सामाजिक समाज वाला है, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका इसी का एक अगला पार्ट जो आपका सामाजिक न्याय वाला बचेगा, वो हम GS 2 पेपर हम देखेंगे। तो सोशल जस्टिस हम वहाँ देख लेंगे। ठीक है, अब माइग्रेशन ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब आपको याद हो ही गया होगा, आपको पहले से पता ही है। उत्तराखंड के पेपर हमने देखा था, अभी हम इकोनॉमिक्स देख रहे थे, वहाँ हमने देखा था। ठीक है, कि माइग्रेशन का अर्थ क्या है कि व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी और अस्थायी या स्थायी रूप से जो ट्रांसफर जाना या चले जाना आपका माइग्रेशन है। और ये आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, राजनीतिक कारण से हो सकता है, या पर्यावरणीय कारण से हो सकता है। यानी कि ठीक है, कुछ भी इसके कारक जो है इसके पीछे काम कर सकते हैं। अब माइग्रेशन क्या है? भारतीय समाज की एक स्थायी विशेषता है भाई। ठीक है, ग्रामीण से शहरी की तरफ होना, अंतर्राज्यीय से स्तर पर होना, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये है कि टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की आपको ये देखना है कि प्रकार कितने हैं आपके माइग्रेशन के। ठीक है, तो इसमें प्रव्रजन की हम जब प्रकार की बात करते हैं, तो एक तो होता है आपका आंतरिक प्रव्रजन। ठीक है, ये आपका होगा ग्रामीण से शहरी की ओर। सर्वाधिक सामान्य आपका यही भाई, क्योंकि रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, अच्छी शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके साथ जाते हैं। एक होता है ग्रामीण से ग्रामीण, एक होता है शहरी से शहरी, एक होता है शहरी से ग्रामीण। तो ये आपका हो गया आंतरिक आपका माइग्रेशन बेसिकली। ठीक है, दूसरा होगा अंतर्राज्यीय प्रव्रजन। अब बिहार, यूपी, झारखंड से आपका अन्य राज्यों में चले जाना भाई, या अन्य राज्यों से वापस इस राज्यों में आना। आपका महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात कहीं से भी। ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर अगर आप प्रव्रजन कर रहे हो तो आपको माइग्रेशन हो जाएगा। तीसरा होगा अंतर्राष्ट्रीय आपका माइग्रेशन, कि भाई भारत से आप किसी अन्य देश में जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, अमेरिका में जा रहे हो, श्रम प्रवासी या किसी भी रूप में अगर जा रहे हो आप, या फिर वहाँ से आप इंडिया वापस इंडिया में आ रहे हो कोई नागरिक, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका माइग्रेशन होगा। और एक आपको होता है कि कालिक दृष्टि से, एक तो इतना आपका हो गया। अब एक हो गया टाइम की दृष्टि से, एक अस्थायी होगा, एक मौसमी होगा, एक स्थायी होगा, या फिर दीर्घकालिक आपका जो वो होगा माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब ये माइग्रेशन होने के कारण क्या है? तो इसके दो हैं। एक तो पुश आपके पुश पुल फैक्टर हैं, दो फैक्टर पे काम करते हैं, एक पुश और एक पुल। ठीक है, एक धक्का देना, एक खींचना। तो पुश फैक्टर की हम बात करें, अगर धकेलने वाली कुछ क्या कारण है कि किसी क्षेत्र से आप धकेल रहे हो बाहर, आप माइग्रेशन करने में मजबूर कर रहे हो। माना कि ए क्षेत्र है, ये बी की ओर, अगर यहाँ पुश आपका जो फैक्टर होगा वो काम करेगा, और यहाँ पुल फैक्टर काम करेगा। ठीक है, ये खींचेगा और ये धक्का देगा। अगर यहाँ क्या नहीं, यहाँ ग्रामीण बेरोजगारी है, यहाँ गरीबी है, यहाँ कृषि संकट है, यहाँ सूखा है, बाढ़ है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बेसिक आपकी सुविधाएं नहीं है, तो ये आपके जो फैक्टर होंगे ये आपके धकेलने के काम करेंगे बी की ओर, क्योंकि बी में ये सब चीज़ें हैं। और तो बी में ही फैक्टर क्या है, इसे ए को अपनी ओर खींचने का काम करेंगे। ठीक है, तो वही कि जो आपको धकेलते हैं भाई, ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि संकट, सूखा, बाढ़, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं, सब इसके अंदर काम आएंगी। अब है पुल फैक्टर, जो खींचने का काम करते हैं भाई। शहरी क्षेत्रों में आपका रोजगार होता है, बेहतर आय होती है, शिक्षा होता है, चिकित्सा, जीवन शैली के अवसर, सामाजिक गतिशीलता, स्वतंत्रता, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर आपके यही होते हैं, ये आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब भारत में प्रवचन की प्रवृत्तियों की बात करोगे आप, कि ट्रेंड्स क्या हैं एक्शन के, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखोगे तो भारत के लगभग क्या है 37 से 40% की जनसंख्या आपकी प्रवासी है भाई। महिला प्रवासन में आप 70% से अधिक आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ विवाह आधारित है। ठीक है, 30% आपका जो विवाह से इतर आपका माइग्रेशन है। पुरुष प्रवचन का अधिकतम आपका क्या है, मुख्यतः आपका रोजगार पे बेसिस है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, एमपी की बात करें, प्रमुख आपका उत्प्रवासी आपके राज्य हैं भाई। ठीक है, और महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये बेसिकली आपके मुख्य आकर्षक केंद्र आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आपका पुल फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ बेसिकली आपका पुश फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, और कोविड-19 के दौरान क्या आपका जो रिवर्स माइग्रेशन है, उसने प्रवासी जीवन की असुरक्षा जो थी उसको बेसिकली उजागर करने का काम किया है। ठीक है, इन बातों को सबको जानते रहना है। अब प्रबंधन के प्रभाव क्या पड़ेंगे भाई, माइग्रेशन होगा तो श्रम बल का कुशल उपयोग होगा,
पॉजिटिव वे में आपका जो शहरिक औद्योगिक वृद्धि होगी, प्रवासी धन से क्या हुआ, जो आपका रेमिटेंस आप भेजोगे उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपकी परिवार की स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक सांस्कृतिक का मिश्रण होगा भाई, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य के लोगों के बीच, उससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। तो मिश्रण आपका होगा, ठीक है। नेगेटिव क्या है भाई, शहरी भीड़ बढ़ेगी, झुग्गियाँ बढ़ेगी, अनौपचारिक श्रम बढ़ेगा, परिवार क्षेत्र में आपका जो ब्रेन डेड और जो वृद्ध आबादी बढ़ेगी, आपका जो परिवार विखंडन होगा, असुरक्षा बढ़ेगी, सामाजिक शोषण आपका होगा। सामाजिक शोषण कैसे, आपने देखा ना हाल ही में कुछ महीनों के पहले कितना सब चल रहा था आपका, साउथ में बेंगलोर की बात कर लो आप, महाराष्ट्र में ज़्यादा चल रहा था भाई, कितना वो हो रहा था कि बाहर से आने वाले जो आपके माइग्रेशन जो लोग माइग्रेंट जो थे उनके साथ कैसा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो सामाजिक शोषण बेसिकली आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब प्रव्रजन से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है भाई, कि प्रवासी श्रमिकों की पहचान जो करना, उनके अधिकारों की कमी संबंधी चुनौती है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है भाई, खासकर जो अनौपचारिक श्रम है उसमें, महिला प्रवासियों के लिए क्या सुरक्षा की बात, स्वास्थ्य समस्याओं की बात कर लो आप, शहरों में बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक आपका दबाव पड़ रहा है, जिससे आपके तनाव की स्थितियाँ आपकी पैदा हो रही है। नीतिगत पहल क्या की सरकार के द्वारा, इंटर स्टेट जो आपका माइग्रेशन, आपका जो वर्कमैन एक्ट 1979 का है भाई, जो श्रमिकों के अधिकारों कल्याण की सुरक्षा करता है। वन नेशन, आपकी वन राशन कार्ड आपकी योजना जो है परिवारों को, जो आपके प्रवासी परिवार हैं उनको बेसिकली खाद्य सुरक्षा आपको पोषित करता है। पीएम गरीब कल्याण जो आपका रोजगार अभियान आपका है, आपका ई श्रम पोर्टल की बात कर लो आप, स्किल इंडिया मिशन की बात कर लो, इन जो नीतिगत पहलों को आप देखते रहना है, ठीक है। अगला है आपका भविष्य के हिसाब, भविष्य में क्या करना चाहिए, प्रवासियों के लिए एक पोर्टेबल सामाजिक सुरक्षा की बात करनी है आपको, डेटा आधारित यूनिट में निर्माण करना है, सेंसस प्लस ई श्रम के माध्यम से संतुलित क्षेत्र विकास करना है, ताकि पलायन आपका घट सके भाई, सस्ते आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा के शहरी मॉडल तैयार करने हैं, महिला और बाल प्रवासियों के लिए आपको विशेष योजनाएं देनी है, ठीक है। ये आप निष्कर्ष पढ़ लेना। और ये आपका संभावित प्रश्न है कि भारत में जो प्रवासन है बेसिकली आर्थिक अवसरों का प्रतीक होने के बावजूद सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, इस कथन की आपको समीक्षा करनी है, समझ गए, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय समाज में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। यहाँ से बहुत हाई चांस है कि आपका सवाल बने। अब कैसे पूछेगा कि भारतीय समाज के वृद्धों पर, अब कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर, महिलाओं पर, दिव्यांगों पर, कैसे भी आपका सवाल पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको बात याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। आ गए, ठीक है। तो परिचय के रूप में आप देखो भाई कि जो आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसका अर्थ क्या है कि पूरी दुनिया का एक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक इकाई के रूप में जुड़ना है, कि पूरी दुनिया एक गांव के रूप में काम करेगी और सभी के यहाँ आपका एक आर्थिक रूप से जुड़ जाएंगे, सामाजिक रूप से जुड़ जाएंगे, सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाएंगे, राजनीतिक इकाई के रूप में आपसे आपस में जुड़ जाते हैं। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में आपकी जो 1991 की आपकी जो नई आपकी औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति आपकी आई थी, उसमें आपका उदारीकरण की बात की थी, निजीकरण की बात की थी, आपको जो एलपीजी रिफॉर्म्स आपके 1991 में हुए थे, इनकी बात आपको करनी होगी, ठीक है, इनका उल्लेख करना है। इसके बाद के इसका जो प्रभाव है सर्वाधिक आपको भारत में दिखाई देने लगता है, ठीक है। और वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को क्या अवसरों और चुनौतियों दोनों से बेसिकली क्या परिचित करवाया है, तो इन बातों को आपको जानते रहना है। अब भारत पहले आपको दे रहा है कि भारतीय संस्कृति पर आपका जो वैश्वीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ा है भाई, ठीक है। पॉजिटिव क्या बोलोगे कि भाई अब शेष देश से, शेष पश्चिमी वर्ल्ड से आपका क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, भारत के योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, भारतीय भोजन, सबको क्या है एक वैश्विक पहचान मिल रही है। आप दूसरे की देशों से आपके जो भोज, आपका जो अन्य चीज़ें हैं, संस्कृति वगैरह, उनसे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप सांस्कृतिक बहुलता की बात करोगे, ठीक है। भारतीय समाज में विभिन्न देशों के फैशन आप अपना लिया है भाई, संगीत उसका भारतीयकरण हो गया है, खान पान का भारतीयकरण हो गया है, विचारों का भारतीयकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट है संस्कृति के ऊपर, ठीक है। मीडिया और सूचना तकनीक की बात करोगे आप, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने भारतीय युवाओं को आपको जो शेष विश्व स्तर से उससे जोड़ने का काम किया है। उदारता की बात करो आप, सहिष्णुता की बात करो, उसमें वृद्धि हुई है भाई, अंतर सांस्कृतिक विवाह आपके हो रहे हैं, विविधता का सम्मान आपका हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव क्या है, पश्चिमीकरण की बात आपको कि इससे आपका उपभोक्तावाद संस्कृति बढ़ गई है भाई, फास्ट फूड की संस्कृति बढ़ गई है, चाइनीज़ फूड की संस्कृति बढ़ गई है, पारिवारिक मूल्य अगर कमजोर हो रहे हैं, स्वास्थ्य आपका जो है स्वास्थ्य समस्या आपको बढ़ रही है, आप जो वेस्टर्न आपको जो आपका चाइनीज़ फूड के आप आदी हो रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को नुकसान दे रहा है ना। संस्कृति का व्यावसायीकरण हो गया भाई, आप धार्मिक और जो जो आपके पारंपरिक पर्व हैं उनका व्यावसायिक रूप आपको देखने को मिलता है, स्थानीय भाषाओं का ह्रास हो गया है, अंग्रेजी का वर्चस्व क्या है पूरे भारत में आपका फैला हुआ है, हर स्तर पर आपको अंग्रेजी देखने को मिलती है, आपकी जो हिंदी जो स्थानीय आपकी भाषाएं हैं वो आपकी गौण हो चुकी है। अगर अंग्रेजी को अलीट वर्ग का मान लिया गया, अगर आप कहीं अंग्रेजी में बात करते हो तो आपको बहुत ही दिमागदार, बहुत ही बुद्धिमान समझ लिया जाएगा। अगर आप जनरल हिंदी में बात कर लो उनके सामने तो आपको बिल्कुल हीन भावना से देखते हैं,
और अगर आपने उससे भी इतना लोकल अपनी लैंग्वेज में बात कर ली तो आपको तो फिर और ही हीन भावना से आपको देखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये थोड़ा नेगेटिव आपकी बातें पड़ी है, नेगेटिव इंपैक्ट आपको पड़ा है, ठीक है। ये निष्कर्ष पढ़ लेना। सवाल आपका क्या है कि वैश्वीकरण क्या क्या भारतीय संस्कृति को एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में प्रस्तुत किया है, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। भारतीय महिलाओं पर क्या वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा भाई? पॉजिटिव क्या है कि रोजगार के अवसर खुले हैं भाई। आईटी, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर में वृद्धि हुई है, उससे महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़े हैं। महिला सशक्तिकरण की आप बात बोल सकते हो कि आय में आपकी जो वो निर्णय जो आपके हैं, मतलब आपका डिसीजन मेकिंग आपका हो गया, जो आय आपका हो गया, उसमें बेसिकली क्षमता महिलाओं की बढ़ी है। शिक्षा तक पहुंच उनकी बढ़ी है। उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता भी इसके लिए बढ़ी है। महिला आंदोलन की बात आप करो, लैंगिक समानता और जो अधिकारों की एक वैश्विक पहचान आपको मिली है। नेगेटिव क्या है कि भाई जो कार्यस्थल पर असमानता की बात करोगे आप, समान वेतन की बात कर लो, यौन उत्पीड़न की बात कर लो, इन जैसी समस्या आपकी बनी हुई है। डबल बर्डन की बात करो, महिलाओं को घर और नौकरी दोनों का दौर देखना पड़ता है, ठीक है। घर का खाना बनाओ, कपड़े झाड़ू पोछा अधिकतम तो लड़कियां करती ना, रेयर है कि कोई मेल कर रहा होगा, ठीक है। वस्तुकरण की बात आप करो भाई कि विज्ञापनों और मीडिया में क्या है, महिलाओं की छवि का क्या है, एक बाजारीकरण कर दिया गया भाई। उसको जो है आपको क्या कर दिया गया है, एक वस्तुकरण किया कर दिया गया महिलाओं की इमेज का, ठीक है। इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। नेगेटिव क्या है कि वैश्वीकरण ने महिलाओं को आवाज़ दी है, पर वास्तविकता समानता के लिए अगर हम देखें तो सामाजिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। सवाल क्या है कि वैश्वीकरण ने भारतीय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत तो किया है, पर सामाजिक रूप से क्या है, अब भी सीमित रखा है, आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का भाई? कि भाई एक तो पॉजिटिव क्या पड़ा कि आय उपभोग में वृद्धि हुई है, आपकी नई नौकरियां मिल रही हैं, उच्च जीवन स्तर हो चुका है। उपभोक्ता संस्कृति पर प्रसार आप बोलोगे, कार, मोबाइल, ब्रांडेड वस्तुओं, इन सब की पहुंच तक आपकी एक मध्यम वर्ग की भी हो चुकी है। नए मूल्य की जीवन शैली की बात करोगे, नए मूल्य जीवन शैली की बात करोगे, शिक्षा की बात करो, करियर की बात करो, स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ी है भाई। तकनीकी अगर सशक्तिकरण की बात करोगे तो डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन शिक्षा, ई कॉमर्स, इनके माध्यम से क्या आपका जो तकनीकी आपका जो एम्पावरमेंट है वो भी आपका बड़ा एक मध्यम वर्ग का भी। नेगेटिव क्या हुआ कि आपकी असमानता बढ़ी है भाई, ठीक है। आपका उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में आपकी अब दूरी आ गई है, ठीक है, दूरी बढ़ गई है बेसिकली। ऋण आधारित जीवन शैली, आपका कल्चर कैसा है, क्रेडिट कार्ड का कल्चर है भाई, आपका क्रेडिट कल्चर चल रहा है, ईएमआई पे ज़िंदगी चल रही है। मोबाइल आपका ईएमआई पे है, गाड़ी आपकी ईएमआई पे है, घर आपके ईएमआई पे है, समझ लो। तो ऋण आधारित जीवन शैली आपकी बहुत बड़ी है। संस्कृति का ह्रास हो रहा है भाई, आपकी पारिवारिक एकता में भी कमी आ रही है। तो ये कुछ नेगेटिव आपके इम्पैक्ट हैं। निष्कर्ष क्या बोल गए कि भारतीय मध्य वर्ग का वैश्वीकरण का मुख्य लाभार्थी है, परंतु उसका जीवन अब संतुलन और भौतिकवाद के बीच झूलता रहता है, ठीक है। सवाल क्या है कि भारतीय मध्यम वर्ग वैश्वीकरण का मुख्य चालक भी है और उसका प्रमुख उत्पाद भी है। आपको इसका विश्लेषण करना है, समझ गए। शिक्षा पर वैश्वीकरण का क्या आपका प्रभाव पड़ा है भाई? नए विषय और नए कोर्स आपके जुड़े हैं भाई, आपके मैनेजमेंट जुड़ा है, आईटी जुड़ा है, ग्लोबल स्टडीज आपका जुड़ा है, बाकी आपके नए सब्जेक्ट आपके जुड़ गए हैं। विदेशी विश्वविद्यालय में आपका सहयोग उनका मिल रहा है। आपका जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर लो, अन्य आपके जो शेष विश्व के आपके विश्वविद्यालय हैं उनसे आप स्कॉलरशिप लेते हो, हम उनके एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उनके वहाँ से मिलने वाली स्कॉलरशिप आप फ्री में अपनी शिक्षा अपनी अन्य देशों में जाके कर सकते हो, ठीक है। कौशल आधारित शिक्षा आपकी जो मिल रही है, एम्प्लॉयबिलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। वैश्विक अवसर आपको मिल रहे हैं, विदेश में पढ़ाई करने का, शोध और रोजगार की आपकी चीज़ें सारी खुल गई है, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया भाई। निजी संस्थानों की बढ़ती फीस जो आपकी है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सामाजिक असमानता की बात करो, गरीब तबके की पहुंच जो है बेसिकली और भी घटती जा रही है। पारंपरिक विषयों की उपेक्षा करो, भारतीय दर्शन की बात कर लो, भारतीय इतिहास पर जो बात कर लो, तो दर्शन जो आपकी चीज़ें हैं, ऐसे जो आपके सब्जेक्ट हैं, इन विषयों पर बेसिकली आपका इनकी उपेक्षा की जा रही है। सवाल क्या बने निष्कर्ष है कि शिक्षा अब ग्लोबल कम्युनिटी बन गई है, आवश्यक है कि इसे समानता और गुणवत्ता के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा कि भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव ने अवसरों के साथ साथ असमानता भी बढ़ाई, आपको चर्चा करनी है, ठीक है। अब है असंगठित क्षेत्र पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या बोलोगे कि नई सेवाएं आपकी जो नौकरियां आपकी बेसिकली है, टूरिज्म की बात कर लो, ट्रांसपोर्ट डिलीवरी नेटवर्क, ये सब खुले हैं भाई। तकनीकी पहुंच बढ़ी है, डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, इनसे स्थानीय व्यापार जुड़ा है। एक मिनट हाँ, ठीक है। तो पॉजिटिव में इन बातों को थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना है अगर असंगठित क्षेत्र की बात आएंगे, ठीक है। नेगेटिव क्या बताओगे कि औपचारिक जो रोजगार है उसमें गिरावट हो रही है भाई। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट व अस्थायी नौकरियों का विस्तार हो रहा है, जब उनको जरूरत है तभी रख रहे हैं, जैसे काम आपका कम है तो हटा दे रहे हैं, लिमिटेड आप घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 3 घंटे आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो औपचारिक जो रोजगार है उसमें गिरावट हो रही है भाई। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, श्रम सुरक्षा का अभाव है भाई, मजदूरों के लिए एक जो सामाजिक सुरक्षा है वो कमजोर आपकी बनी हुई है। ग्रामीण आपका हस्तशिल्प की बात करो, इन उद्योगों को क्या है
इन पे बेसिकली अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। निष्कर्ष क्या बोलोगे आप कि वैश्वीकरण ने असंगठित क्षेत्र को अवसर तो दिया है पर स्थायित्व तो नहीं दिया है, स्थायित्व की कमी है भाई। ठीक है, और नीति आधारित श्रम संरक्षण आपका बेसिकली आपका आवश्यक है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि भारत के असंगठित क्षेत्र को बेसिकली वैश्वीकरण ने सशक्त नहीं बल्कि असुरक्षित बनाया है, आपको इसकी विवेचना करनी है। ठीक है, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, अब है पॉजिटिव कि भाई नए कृषि उत्पाद और तकनीकी आपको मिल गई भाई, आपका हाइब्रिड बीज आ गया है, आधुनिक सिंचाई आपके तंत्र मिले हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल गया है, कृषि निर्यात में वृद्धि हो गई है, बासमती मसाले फल सभी क्या है आप अच्छी मात्रा में अच्छे स्तर का आप निर्यात कर पा रहे हो। कृषि उद्यमिता की बात करो आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, एग्री स्टार्टअप्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पॉजिटिव आपके इम्पैक्ट हैं वैश्वीकरण के कृषि पे। नेगेटिव क्या है कि भाई जो मूल्य अस्थिरता की बात करोगे आप कि भाई अब क्या है आपको वैश्विक बाजार पे आपकी निर्भरता बढ़ी है, छोटे किसानों को नुकसान की बात करो आप, लागत बढ़ी है लेकिन आय आपकी घट रही है। डबल टीओ नीतियों का दबाव, भाई जो सब्सिडी संबंधी चीज़ें आपकी है तो पता है आपका जो डबल टीओ एक किस तरीके से आपको जो जो आपका सब्सिडी का जो बॉक्सीकरण है वहाँ पे बॉक्सिफिकेशन बेसिकली है, तो वहाँ सब्सिडी गिटाने की मजबूरी आपकी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव का काम कर रही है। तो नेगेटिव में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या आएगा कि वैश्वीकरण ने कृषि को बाजार से जोड़ा है पर किसानों की सुरक्षा नीति उतनी मजबूत नहीं रही है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा कि वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को अवसर दिया है परंतु अस्थिरता भी बढ़ाई है, आपको चर्चा करनी है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था पर क्या आपका प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। जीडीपी वृद्धि हुई है भाई, सेवा क्षेत्र की बात कर लो, आईटी की बात कर लो, बीपीओ की बात कर लो, बैंकिंग की बात कर लो, उनमें तेजी से विकास आपको मिल रहा है। विदेशी निवेश की बात करो आप, एफडीआई बहुत अच्छा स्तर बढ़ा है आपका, एफआईआई पे आपका जो प्रभाव में वृद्धि हुई है भाई, निर्यात में आपकी वृद्धि हुई है, भारतीय ब्रांडों की क्या है उनको वैश्विक पहचान मिल रही है। प्रौद्योगिकी की बात करो आप, नवाचार की बात करो आप, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर, इन सब में बेसिकली क्या आपको क्रांति संबंधी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि भाई आय असमानता बढ़ी है, शहरी ग्रामीण आप बोलो क्षेत्रीय असंतुलन आपका बढ़ा है। कई राज्य आपका अच्छा खासा विकास कर पा रहे हैं, कई राज्य ऐसे पिछड़े हुए हैं भाई, उनकी आय समानता कहीं की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय जब देखोगे तो आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बिहार की बात करो आप तो उसकी कृषि आपकी बहुत कम मिलेगी आपको। ठीक है, विदेशी निर्भरता की बात करो आप कि आयात और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या आपकी निर्भरता बढ़ गई है भाई। ठीक है, स्थानीय उद्योगों पर आपका असर पड़ रहा है, कुटीर उद्योग आपके पिछड़ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था सारी देशों की आपस में इंटरलिंक है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका प्रभाव जो है अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी पड़ता है। आपका जो अमेरिका अगर टैरिफ लगा देता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो उसका जो प्रभाव बेसिकली है वो दूर दूर तक आपके अन्य देशों में भी आपको पड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके नेगेटिव इम्पैक्ट में आप इन बातों को ध्यान रखोगे। सवाल क्या आएगा, मतलब कंक्लूजन क्या बोलोगे कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ा है पर समावेशी विकास अभी आपकी चुनौती बनी हुई है। सवाल क्या आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण ने विकास को गति तो दी है पर समानता को नहीं, आपको इसका विश्लेषण करना है। ठीक है अब है वृद्धों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है भाई। सकारात्मक प्रभाव की बात करोगे आप कि भाई स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुआ है, उनके पास ऑप्शन आपके बड़े हैं, सूचना तकनीक से जुड़ाव आपका हुआ है, ऑनलाइन सेवाओं की बात करो आप, टेलीमेडिसिन की बात करो, वृद्ध कल्याण योजनाओं का विस्तार आपका हुआ है, पेंशन की बात करो आप, बीमा की बात करो आप, आश्रय की बात करो, ये बेसिकली आपके पॉजिटिव इंपैक्ट आपके पड़े हैं वृद्धों पे। नेगेटिव की बात क्या करोगे आप कि जो आपकी परिवार प्रणाली जो संयुक्त परिवार के जो आपका है इसका विघटन हुआ है, आप संयुक्त परिवार आपके टूट रहे हैं, वृद्ध अब अकेले बचे हुए हैं भाई उनके बच्चे आगे निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक आपके जो प्रभावित वृद्ध हो रहे हैं भाई, मानसिक एकाकीपन उनके मध्य आपको देखने को मिलता है, बच्चों का विदेशी प्लान हो रहा है भाई, एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका प्लान हो रहा है। ठीक है, आपका गांव से क्षेत्र के आपका देश शहरों की ओर प्लान हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या है उन पर एक मानसिक एकाकीपन आपका जो एक सामाजिक एकाकीपन उनके अंदर आपको आ रहा है। ठीक है, आर्थिक असुरक्षा की बात करोगे, असंगठित वृद्धों को क्या है सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनकी केयर करने संबंधी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बेसिकली आपके नेगेटिव पॉइंट आप डालोगे वृद्धों के संदर्भ में। निष्कर्ष क्या बोलोगे कि वैश्वीकरण ने वृद्धों को आधुनिक सुविधाएं दी है पर सामाजिक आपका जो एक अपनापन बेसिकली वो कम कर दिया है। ठीक है, सवाल क्या आएगा कि वैश्वीकरण के युग में भारतीय वृद्धों की स्थिति पारिवारिक विघटन की सबसे बड़ी कीमत है, इसकी आपको व्याख्या करनी है और वृद्धों वाला आपको थोड़ा सा एस्पेक्ट जानना है। ठीक है, ठीक है, तो वृद्ध हो गए। अब समग्र रूप से आप क्या बोलोगे कि वैश्वीकरण ने भारत को क्या है विकास के वैश्विक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है परंतु उसके सामाजिक ताने बाने को भी गहराई से आपका प्रभावित किया है। ठीक है, और चुनौती क्या है कि सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आपको वैश्विक सहभागिता को आपको मजबूत करना है बिल्कुल। ठीक है।
अब एक डाइवर्सिटी इन इंडिया, एक टॉपिक आपका ये भारत में विविधता, ठीक है, ये आपको बचा है ना। हाँ, ये आपको शुरू का टॉपिक था, तो ये आपको देखना है। और इसमें क्या देखोगे आप कि भारत क्या है, विश्व का सबसे आपका अधिक डाइवर्स देश है भाई। यहाँ भौगोलिक आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, भाषाई डाइवर्सिटी मिलेगी, धार्मिक डाइवर्सिटी मिलेगी, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी मिलेगी, जातिगत और जैविक सभी प्रकार की विविधता आपको मौजूद है भाई, ठीक है। और यह विविधता हजारों वर्षों की अभी क्या एक जो ऐतिहासिक प्रक्रिया भारत में रही है, जो कि प्रवासों की प्रक्रिया रही है, आक्रमण जो हुए हैं, जो सांस्कृतिक मिश्रण आपका है, इन सब का एक कुल मिला के एक आपका जिस्ट एक जो परिणाम निकलता है आपका, वो आपका भारत में विविधता संबंधी चीज़ें आपको निकलती हैं। और भारत की यही विविधता की आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो विविधता में एकता का आधार बनती है, और यही बेसिकली हमारे जो देश को आपको सबसे बेहतर बनाती है और उनसे बेहतर बनाती है, ठीक है। अब पहला प्रजाति विविधता की बात करोगे कि आपका जो एथनिक आपकी डाइवर्सिटी है, इसमें क्या देखना है कि भाई जो प्रजातीय विविधता से मतलब ये समझो कि देश में जो विभिन्न आपके नस्लीय या जो जातीय समूह हैं, उनकी उपस्थिति से आपकी प्रजातीय विविधता से भाई। और भारत में देखोगे तो विभिन्न मानव समूह की उत्पत्ति क्या है, वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से हुई है, ठीक है। अब प्रमुख नस्लीय कौन कौन समूह है भारत में, आप निग्राइट की बात करोगे, आप ऑस्ट्रेलो एशियाटिक की बात करोगे, ठीक है, आप बोलोगे मंगोलॉइड, आप बोलोगे द्रविड़, आप बोलोगे आर्य, तो ये सब बेसिकली आपके प्रजाति विविधता के रूप है भारत में, ठीक है। निग्राइड की बात करोगे आप तो आपके दक्षिण भारत जो कुछ भाग हैं उसमें आदिम रूप से आप देखते हो तो अंडमानवासी। आप ऑस्ट्रेलो और जो एशियाटिक की बात करते हो तो इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो मंगोलॉइड की बात करो आप तो पूर्वोत्तर भारत आपका जो नागा में जो गारो बोडो समुदाय आपका हो गया। आप द्रविड़ की बात करो तो दक्षिणी भारत में जो प्रमुख आपके तमिल, तेलुगु, मलयाली लोग हैं। आप आर्य की बात करो आप तो उत्तर भारत आपका हो गया, उत्तर पश्चिम भारत हो गया, वहाँ बेसिकली आपके ये आपके प्रजाति समूह के लोग दिखते हैं। तो कहने का मतलब है पूरा भारत जो है आपका प्रजाति विविधता के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। तो इनमें आपको इन 4-5 लोगों को थोड़ा सा जानते रहना है। इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है कि भाई ये विविधता है, ये भारत के समाज को सांस्कृतिक रंगीनता प्रदान करती है, परंतु कभी कभी ये क्षेत्रीय असमानता और जातीय संघर्षों का कारण बन जाती है। सवाल क्या बनेगा कि भारत की प्रजाति विविधता सामाजिक एकता के लिए चुनौती भी है और पहचान का प्रतीक भी आपको विवेचना करनी है, ठीक है। तो ये आपको पांचों वहां पे उल्लेख करना है, समझिए। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में विविधता पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट इसको फिर होना चाहिए, ठीक है। प्रजाति विविधता आपने देख ली। अब दूसरी विविधता कौन सी है भाई, आप जातिगत डाइवर्सिटी की बात करो, आप जो कास्ट डाइवर्सिटी है। अब जातिगत व्यवस्था भारत का क्या एक विशिष्ट सामाजिक संस्था है। हमने भारत के समाज की विशेषता, भारतीय समाज की विशेषताओं में आपको पहले यही दिखा था, जो क्या है, जो जन्म आधारित जो आपकी सामाजिक वर्गीकरण पर आपका फोकस है भाई। और ये वर्ग प्रणाली से विकसित होकर क्या है, सैकड़ों उपजातियों के रूप में फैली हुई है। अब विविधता के आयाम क्या है इसमें, आप देखोगे हर क्षेत्र में जातियों के अलग अलग नाम है भाई, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग पेशे हैं। उत्तर भारत में क्या है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है, जबकि दक्षिण में क्या है, रेड्डी, नायर, चिट्टी आपको मिलते हैं, ठीक है। आधुनिक प्रभाव क्या पड़ा है, एक तो संवैधानिक सुधार की बात करोगे आप, उसमें आपको जो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की बात करोगे आप, जाति आधारित राजनीति का उदय हुआ है भाई, आपका सामाजिक गतिशीलता में आपकी वृद्धि हुई है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि भारत की जो जातिगत विविधता है वो सामाजिक परिवर्तन का आधार बन रही है, और विभाजन का नहीं, मतलब जो भारत की जातिगत विविधता है वो सामाजिक परिवर्तन का आधार बन रही है, समाज के रूप से परिवर्तन, ना कि विभाजन का आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो जातिगत विविधता में आपको इतना जानना है कि जो भारत का जो भारत देश है वो संपूर्ण जातिगत रूप से फैला हुआ है भाई, कि जाति की स्थिति क्या है, तो उसके विविध आयामों को आपको जानते चलना है, ठीक है। तीसरा आपकी धार्मिक विविधता को आपको जानना है कि भारत का धार्मिक परिदृश्य है भाई, ठीक है। भारत धर्मनिरपेक्ष और बहुत धार्मिक देश है। प्रमुख धर्म और उनकी जनसंख्या की बात करोगे आप, हिंदू लगभग आपका 80% हिंदू है भाई, लगभग 15% मुसलमान है, लगभग 2.5% ईसाई हैं, लगभग 1.5% आपके सिख हैं, लगभग 0.7% आपके बौद्ध हैं, 0.4% आपके जैन हैं। इनका आपको उल्लेख करना है, ठीक है। पॉजिटिव बात क्या बोलोगे कि धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा आप बात तो बोलोगे भाई कि अशोक के टाइम पे रही है, अकबर के टाइम पे रही है, गांधी के टाइम पे रही है। विभिन्न पर्व की बात करोगे आप, भाषाओं की बात करोगे, विचारों की बात करोगे, और एक ही राष्ट्र में क्या है आपके सह अस्तित्व में रह रहे हैं, ठीक है। इनका पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट पड़ा है। चुनौती क्या पड़ी है कि भाई जो सांप्रदायिक तनाव आपका बड़ा है, दंगे आपके बड़े हैं, अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा आपका बना हुआ है। सवाल क्या बनेगा कि धार्मिक विविधता भारत की पहचान है पर सांप्रदायिकता उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, आपको इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। तो धार्मिक विविधता आपको ये जानते रहना है, ठीक है, कि आपको बहुत सारे धर्मों का उल्लेख करना है, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट आपके बने हुए इनको भी आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता की बात आती है कि भारत में क्या है, संस्कृति का अर्थ केवल कला नहीं है भाई, बल्कि जो जीवन आप जी रहे हो उसके जीने के तरीकों से भी है।
ठीक है। आप भाषा की बात करो, आप भोजन की बात करो, वस्त्रों की बात करो, कला, स्थापत्य, संगीत, रीति रिवाज, सबकी बात करो, ये सारे सांस्कृतिक एस्पेक्ट में आएंगे और ये आपकी विविधता आपकी दिखाती है। अब विविधता के रूप क्या बात करोगे आप? भोजन की बात करो भाई, उत्तर भारत में गेहूं की आपका एक फोकस है, दक्षिण में चावल प्रमुख है, आपका बंगाल में चावल प्रमुख है। वेशभूषा में की बात करोगे, पंजाब की फुलकारी की बात करो, राजस्थान की घाघरे की बात करो, तमिलनाडु की साड़ी की बात करो, आप त्यौहार की बात करो, दीपावली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, बिहू। कला की बात करो आप, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ठीक है। स्थापत्य की बात करो आप, नगर, द्राविड़, आपका वैसा शैली, इनकी बात करो। तो कहने का मतलब है जो विविधता आपकी सांस्कृतिक रूप से है, हर स्तर पे आपके हर राज्यों में, हर क्षेत्र में आपको अलग अलग दिखाई देती है। और यही बेसिकली आपको एक भारत का एक महत्वपूर्ण आपका पक्ष है, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है। ये तो आपको हो गया विविधता के रूप आपके। पॉजिटिव क्या है कि भाई विविधता में समृद्धि है, भारत को विश्व में सांस्कृतिक संस्कृति आपकी बनाती है भाई। पर्यटन को लेकर कला और सॉफ्ट पावर में आपकी वृद्धि हुई है। चुनौती क्या है? इसमें पश्चिमीकरण का आपका प्रभाव पड़ा है भाई। सांस्कृतिक जो एक रूपता है वो आपके खतरे में बनी हुई है। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसकी राष्ट्र एकता की सबसे बड़ी पूंजी है, आपको इसकी विवेचना करनी है। समझ गए? अब है भाषा विविधता भाई, इसका अर्थ क्या है कि भारत में भाषा केवल क्या है, संचार का माध्यम नहीं है भाई, वो बल्कि पहचान और संस्कृति की धुरी भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है, वर्तमान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त देखोगे तो लगभग 2000 से अधिक आपकी बोलने प्रचलित है भाई। प्रमुख भाषा परिवार की बात आप करो, आप उत्तर भारत में इंडो आर्यंस की बात करो भाई, हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी की बात करो। द्रविड़ की बात करो आप दक्षिण भारत में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की बात करो आप। आपका जो पूर्वोत्तर के तिब्बतो बर्मन की बात करो आप, उसमें मणिपुरी, बोडो, नागा भाषाएं आपकी हैं। आप ऑस्ट्रेलो एशियाटिक की बात करो मध्य भारत में, वहाँ संथाली, मुंडाई की बात करो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके प्रमुख आपके भाषाई परिवार है। अब इनका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है भाई? भाषाएं भारत को एकता की विविधता के माध्यम से प्रकट करती है। और 1956 में आपको जो राज्यों का पुनर्गठन आपका क्या वो भाषा आधार पर किया गया था, तो ये तो सबको जानते हैं। चुनौती क्या है? आपकी जो हिंदी बनाम अन्य भाषाएं का विवाद आपका होता है भाई, स्थानीय भाषाओं का क्षरण आपका हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले कितना महाराष्ट्र में कितना आपका वो चल रहा था मराठी को लेके, कि मराठी बोलो, मराठी बोलो। आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे आपने रील्स देखी होगी। तो ये चुनौती आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या प्रवास का भी मुद्दा बना हुआ है, और ये जो भाषा है आपका जो समस्या है ये बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हुए आपको थोड़ा सा एक सवाल आपको इस तरीके से आपको तैयार करना है जिसमें आपके दोनों एस्पेक्ट आपके आ जाएं, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि भारत की भाषा विविधता क्या है, लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करती है, पर नीति निर्माण में क्या है आपको चुनौती भी देती है, आपको इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। समग्र विश्लेषण क्या देखोगे आप विविधता की एकता में? सकारात्मक पहलू क्या बोलोगे कि सांस्कृतिक समृद्धि है, पर्यटन की अच्छी खासी स्थिति, लोकतंत्र की मजबूती ये बनाता है भाई, आपकी संस्था को बढ़ावा देता है, सह अस्तित्व का विकास करता है, भारतीयता की साझा पहचान करता है, ठीक है। चुनौतियाँ क्या है? आपकी जातीय, धार्मिक, भाषाई संघर्ष आपका हो रहा है भाई, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा दे रहा है, पहचान के राजनीतिक खतरा बना हुआ है। संविधान की भूमिका क्या है? अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 की बात होगी आप, आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात बोली गई है, समानता की बात बोली गई है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 21 दिया गया है, आप किसी भी तरह को कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कोई भी जीवन जी सकते हो, कोई भी संस्कृति बना सकते हो, ठीक है। अब भारत की विविधता केवल क्या है, एक सामाजिक तथ्य नहीं बल्कि एक सभ्यगत आपका सभ्यतागत आपकी शक्ति है। यह विविधता तब तक स्थायी है जब तक इसे संवाद, सहिष्णुता और संवैधानिक मूल्य से आपका जोड़ा जाए। अब समग्र सवाल क्या बनेगा आपका भारतीय जो विविधता वाला था, कि सवाल ये बनेगा कि भारत की विविधता क्या है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है भाई, और यही शक्ति क्या है उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है, बन सकती है, ठीक है। तो ये सब आपका है, ठीक है। और विवेचना करना है कि साथ ही बताइए, मतलब इसकी आपको विवेचना कर ली कि भारत की विविधता सबसे बड़ी शक्ति है और ये शक्ति उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी सकती है, आप इसकी विवेचना करनी है। और साथ ही आपको बताना है कि जो संविधान ने इस विविधता को एकता में बांधने के लिए आगे क्या उपाय किए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था कल्चर का पार्ट, ठीक है। टाइम कितना हो गया है? आधा घंटा हो गया है, ठीक है। तो ये कल्चर का पार्ट था, मैंने कोशिश की है कि आपका जो एक पार्ट बेसिकली है ये आपका पूरा हो जाए बेसिकली, ठीक है। आपका मतलब अच्छा से एक मतलब आप अंडरस्टैंडिंग बना पाओ कि कौन कौन से आपके किस तरीके से आपको किन किन टॉपिक्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, समझ गए। तो कल्चर हमारा हो गया, अब सिर्फ हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है सिर्फ और सिर्फ ये रहा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट में अभी रात को तैयार कर लूँगा, तो आपका हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हम कल सुबह देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है वो, इसमें आपको देखना है विश्व के इतिहास, ठीक है,
विश्व के इतिहास में आपको जो 18th सेंचुरी की घटनाएं आपको देखनी है, औद्योगिक क्रांति आपको पढ़नी है, वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः आपका सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की सीमाएं क्या थी, राजनीतिक दर्शन शास्त्र आपके हो गए, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि सारे शामिल होंगे, उनके रूप, समाज में उनके प्रभाव। तो ये बेसिकली आपको देखने हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर में, ठीक है। तो शाम को मैं तैयार कर लूँगा इसे, फिर आपका जो है हम कल देख लेंगे, कल सुबह, ठीक है। तो ये आपका जो लगभग पूरा लाल होने वाला है, ठीक है। तो हम्म, एक मिनट, तो भारतीय समाज की हमने यह देख लिया था, महिलाओं की ये भी हमने देख लिया भाई, आपके पोवर्टी लेखन का प्रभाव क्या था वो हमने देख लिया, सामाजिक ये संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता हमने देख लिया है, ठीक है। विश्व की जीत हमने कल देखा हुआ था। अब क्या बच रहा है, हाँ ये हमारा हो चुका है, तो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। अब ये बचा है, इसे हम देखेंगे कल, ठीक है। अब जो पेपर 2 हम आएंगे तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय वाला पार्ट हम इसमें देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इसमें अब जो लगेगा, मैं जो जनरल जो बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्लास होगी कल आपकी, ठीक है, मॉर्निंग में ऊपर GS1 के पार्ट के लिए। एक क्लास आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। एक क्लास में आपका सामाजिक न्याय आपका हो जाएगा, ठीक है। अब संविधान जो आपका ये है ना, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, इनमें बेसिकली आपकी 2 से 3 क्लास आपकी लग सकती है, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 3 मान लो 6 क्लास, मतलब 5-6 क्लास आपकी लग रही है, और कल 2, मतलब परसों आपका निपट जाएगा। आज क्या है, 9 तारीख ना, 11 को आपका निपट जाएगा एंड में। अब इसमें थोड़ा फ़ायदा ये है ना, इसमें जब आओगे आप GS पेपर 2 में, तो GS पेपर 2 में कहाँ गया ये, हाँ, तो थोड़ा सा फ़ायदा आपको ये है यहाँ पर हल्का सा, कि ये वाला पार्ट आपका है ना, ये ये आपने पढ़ा हुआ है, एथिक्स हमने पूरा पढ़ा हुआ है, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेहिता के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलता, ये सब ने, नागरिक आपको सिटीजन चार्टर जो है, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेहिता, इन लोकतंत्र, सिविल सेवाओं की भूमिकाएं, ये सब हमने एथिक्स वाले पेपर में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर एक यूनिट हमारी कम हो जाती है, तो बाकी यूनिट हम आपको जो है इन देश में आपका देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस चल रहा है, बेसिकली खत्म होने वाला ही है, परसों के आज तक आपको पूरा निपट जाएगा। फिर 11 के बाद हम क्या देखेंगे, हम तो 2-3 कुछ चीज़ें मैं करनी है। एक मैं ये करूँगा, क्या करूँगा, मैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्लास बता रहा हूँ भाई, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास में आप ये देखो, अगर आप देखो, अगर आपको मैं बताऊँ, तो अभी हम देख चुके हैं लगभग मेंस के लिए 135 क्लास, 135 क्लास मैंने दे दिए। इससे पहले एक अभी आएगी, 136 आपकी हो जाएगी, एक आपकी कल सुबह आएगी, 137 आपकी हो जाएगी, 137 हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे GS1, GS1, 2, GS3, GS4, ठीक है, उत्तराखंड, मतलब ये मान लो आप 6-7 क्लास आपकी इनकी आएगी पर पेपर की, 7 क्लास मान लो आप, तो 144 आपको हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उन क्लासों में आपको बताऊंगा पूरा, जैसे GS1 का पेपर उठाऊंगा, उस पेपर में उठा के पूरा जितने भी इसके अंदर के सब्जेक्ट हैं सभी को एनालाइज करके, और फिर आपको उन टॉपिक्स को दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके सवाल मैक्सिमम चांस है कि आपके बनेंगे, ठीक है। तो 7 क्लास आपकी इसमें हो जाएगी, और हम पर पेपर के साथ करेंगे, ठीक है। हर पेपर में हम ही ऐसी वीडियो आपको लाएंगे, ठीक है। तो हर पेपर में ऐसी वीडियो मैं आपको दूंगा, 144 आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास आपकी आएगी, जो आपके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, जिसमें एंड में आपका लिखा होता है कि चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक रूप अपना अपनाइए, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। तो एक क्लास हम उस पर देखेंगे, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि आप समझ पाओगे, कोई आपने कंटेंट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कंटेंट वहाँ कौन सा देना है, चर्चा क्या करनी है, आलोचना किस तरीके से करनी है, आपको विवेचना में क्या डालना है, टिप्पणी में क्या डालना है, तो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। एक क्लास फिर आपकी आएगी कि आपको किस तरीके से क्या है, अपना पूरा जो पेपर है बेसिकली एग्जाम हॉल में 25 सवाल आपके हैं, वो कैसे आपको सॉल्व करने हैं, मतलब आपको पेपर सॉल्व करने का पैटर्न किस तरीके से, मतलब टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे में, 3 घंटे में 25 सवाल किस तरीके को मैनेज करने, एक आपका ये होगा। आपका कितना होगा, एक क्लास आपकी हो गई, कितना होगा, 40, 45, 46, हाँ। 1-2 क्लास 2-3 क्लास अब मान लो करंट की मैं दे दूंगा 15 तक, ठीक है। तो 150 क्लास आपका एक मोटा मोटा आपका हो रहा है। कुछ चीज़ें और मिस कर रहा हूँ मैं, कुछ और चीज़ें मुझे देनी थी,
बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना कुछ और चीज़ें आपकी चाहिए होगी या कुछ चीज़ें कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ एरियाज़ अगर हैं, ठीक है, तो हम उस समय से फिर वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि अभी आज आपकी 9 तारीख है, तो अभी आपके पास 20-21 दिन बचे हैं। अब ज़्यादा दिन है अभी, तो 9 तारीख दिसंबर के भी आपके 3-4 दिन वो भी हैं, तो 20 दिन लेके मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 25 से 27 के बीच आपको मैं छोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा, 25 से 20 के बीच आपको फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है। मेरी तरफ से आप फिर आपको मैं वीडियोज़ दूंगा, फिर आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपने आराम को करना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। अब जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हमारी आएगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक से कमेंट करना है, अगर वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। कमेंट में जरूर आपको कमेंट करने हैं, आपको बताना चीज़ें आपको पसंद आ रही है क्या नहीं आ रही, फीडबैक देने हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो को मैक्सिमम आपको शेयर करना है अधिकतम बच्चों तक, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, तब तक के लिए टाटा बाय।